मार्क्स के लिए पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में सबसे पहला सवाल है हमारा, डिफाइन या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ILO इसको शॉर्ट में बोलते हैं। मैं शॉर्ट में बताऊंगा, इसके बाद आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा उसमें। ठीक है, ये जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये 1919 में आया था। ठीक है, इसका मेन पर्पज क्या था? लेबर राइट को रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, ये जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे ILO, इसका मेन पर्पज था लेबर राइट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो लेबर राइट रिकॉग्नाइज करने और उनके सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है कौन सा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर हाल फिलहाल में 187 मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, ILO के अंदर जो रजिस्टर्ड मेंबर कंट्रीज हैं वो 187 है। ठीक है, जब ये आया था तभी भारत ने इसको जो है मतलब इसका मेंबर बन गया था भारत उसी समय पर। और भी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूनिसेफ है, इस सब में बाद में आया, लेकिन हम ILO में जिस दिन ये आया था उसी टाइम पे हम लोग भी उसका एक मेंबर हो गए। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन लेबर वर्कर के वर्किंग कंडीशन, ठीक है, और उनके ह्यूमन बिहेवियर और फेयर ट्रीटमेंट के लिए काम करता है। ठीक है, इनका मेन पर्पज, ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मेन गोल ये है कि जो लेबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, ठीक है, उसके वर्किंग कंडीशंस क्या हैं, उनके जो मतलब ह्यूमनिटी, मतलब उसको क्या बोलते हैं, उनको जो वर्किंग प्लेस पे जो जो सुविधाएं चाहिए उनको वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा पर्पज किसका था? इंटरनेशनल ये लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। इसके बाद है, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो ये करती है। ठीक है, कौन कौन सा? सेटिंग इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड थ्रू कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन। ठीक है, ये जो है लेबर स्टैंडर्ड के लिए इंटरनेशनल लेवल पर कन्वेंशन को रिकमेंड करती है। ठीक है, कि आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। इसके बाद इसका मेन ये है, इसमें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्स द नोबेल पीस प्राइज in 1969 for its effort in promoting peace through decent work and social justice। ठीक है, ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसको इंटरनेशनल लेवल पर नोबेल पीस प्राइज मिला है 1969 में। ठीक है, क्यों मिला है? क्योंकि ये लेबर के लिए, सोशल जस्टिस के लिए काम कर रहे थे। ठीक है, और लास्टली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो इतना अगर आपको याद रहेगा तो आप आराम से ILO के बारे में लिख सकते हो। सबसे पहले आपको लिखना है ILO का, क्या लिखना है? पर्पज। ठीक है, कि ये क्यों बना। फिर आपको क्या लिखना है? ILO का ये फाउंडेशन, कब ये बना था। ठीक है, फिर आपको क्या लिखना है? इसके अंदर कितने देश हैं, भारत इसका पार्ट कब बना। ठीक है, अगर इसके कोई अचीवमेंट हैं, जैसे ILO को नोबेल प्राइज मिला है। नोबेल प्राइज बहुत मतलब बड़ा प्राइज होता है। ठीक है, वो मिला है उसको। इसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको याद रखना है। तो ये सारी चीजें अगर आपको याद है तो आप आराम से 6 मार्क्स के लिए बना के आ सकते हो। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन है आपका पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, ये हालांकि अभी 3rd सेमेस्टर में दिया हुआ है ADR में। ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, तो इसके अंदर पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट कैसे होता है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो इंटरनेशनल लॉ के अंदर ये पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट का जो प्रिंसिपल है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल माना जाता है। ठीक है, इसके बारे में UN चार्टर, एक चार्टर है। ठीक है, इसके अंदर आर्टिकल 2 सब क्लॉज 3, ठीक है, और आर्टिकल 33, इसके अंदर इसका जिक्र किया गया है। किसका जिक्र किया गया है? पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के बारे में। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, उसको कैसे पीसफुली रिजॉल्व किया जाए, कैसे बिना फोर्स के, बिना किसी को दबाव दिए, ठीक है, बिना किसी देश के साथ युद्ध किए कैसे उस मसले को हल किया जा सकता है, इसके बारे में काम करता है ये पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट का जो प्रिंसिपल है वो। ठीक है, इसके अंदर
कौन कौन से मैकेनिज्म है जिसके तहत आप पीसफुल सेटलमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पहला है निगोशिएशन, दूसरा है मीडिएशन, तीसरा है कंसिलिएशन, चौथा है आर्बिट्रेशन, पांचवा है जुडिशियल सेटलमेंट, ठीक है, और छठा है गुड ऑफिसर्स, मतलब थर्ड पार्टी के ऑफिस में जाके दोनों आदमी, दोनों पार्टी मिल के वहां पे रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सारी जो मैकेनिज्म है, इससे इंटरनेशनल लेवल पे जो डिस्प्यूट अराइज होता है, चाहे वो यूक्रेन रसिया का हो, चाहे भारत पाकिस्तान का हो, किसी का भी हो, ठीक है, उसको रिजॉल्व करने का ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने का ये तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा, आइलैंड ऑफ पाल्मा केस, ठीक है। ये देखो, इससे पहले मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में कोर्फू चैनल केस बताया था और लोटस केस बताया था, ठीक है, लोटस का केस। अभी ये जो आइलैंड ऑफ पाल्मा केस है, ये भी इंटरनेशनल लॉ के अंदर इंपॉर्टेंट केस है। तो आपको 3 केस लॉ हमेशा याद रखना है, लोटस केस, कोर्फू चैनल केस और आइलैंड ऑफ पाल्माज केस, ठीक है। ये 3 केस याद है तो आप आराम से इंटरनेशनल लॉ में अच्छे मार्क्स उठा सकते हो, ठीक है। तो आइलैंड ऑफ पाल्माज केस क्या है, देखिए, इसके अंदर ना 2 देश का मतलब विवाद था, डिस्प्यूट था। एक था इसमें यूएसए और दूसरा था नीदरलैंड, ठीक है। एक उस टाइम पे क्या, अभी भी होगा, उसका नाम बदल गया है। उस टाइम पे एक आइलैंड था जिसपे पालम का ट्री बहुत सारा था, ठीक है। तो उस आइलैंड का नाम ही हो गया आइलैंड ऑफ पाल्मास, ठीक है, उसका नाम था। तो ये आइलैंड जो था उस समय पर, ये था फिलीपींस और इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है। ये बॉर्डर हमेशा याद रखना, यहीं से डिस्प्यूट अराइज होता है, ठीक है। ये जो आइलैंड ऑफ पालम है, ये था आपका फिलीपींस और इंडोनेशिया के बीच में। फिलीपींस पड़ता है अमेरिका के जुरिस्डिक्शन में, ठीक है। ये मामला तब अराइज होता है जब ये क्या बोलते हैं 1925 में अमेरिका बोलता है कि ये जो आइलैंड ऑफ पालम है वो मेरा है, ठीक है। जबकि नीदरलैंड बोलता है कि नहीं, ये तो मेरा है, क्योंकि मैं शुरू से यहाँ पे मतलब अपना एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, इस पे हक जता रहा हूँ, इस पे काम कर रहा हूँ, तब तो तुम नहीं आए, ठीक है। तो अमेरिका का कहना ये था, दोनों का डिफेंस सुन लो। अमेरिका का क्लेम ये था कि ये जो स्पेन के साथ हमारा संधि हुआ था, उसके तहत मुझे ये आइलैंड ऑफ पालम मिला था, ठीक है। ये अमेरिका का डिफेंस था। नीदरलैंड का डिफेंस ये था कि मैं 1648 से, ठीक है, 1925 तक, जहां जब ये अमेरिका बीच में कूदा कि मुझे भी मेरा है ये आइलैंड, तब से लेके तब तक मतलब 250 साल का फर्क है, ठीक है। तो नीदरलैंड का मानना था कि मैं 250 साल से उस आइलैंड का यूज कर रहा हूं, उस पर कोई कभी किसी ने आपत्ति नहीं जताया। अब ये अमेरिका अचानक से आ रहा है कि मेरा संधि हुआ था स्पेन से, तो इस हिसाब से ये मेरा हो गया, तो इसे थोड़ी चलता है, ठीक है। तो दोनों चले गए कहां पे, दोनों चले गए कोर्ट, ठीक है। अब कोर्ट में क्या हुआ, तो देखिए, कोर्ट ने ये माना, मैं पढ़ देता हूं शुरू से, हाँ, देखिए, इंटरनेशनल लॉ के अंदर ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। टेरिटोरियल सोवर्निटी के ऊपर ये केस था, ठीक है। इसमें यूएसए और नीदरलैंड के बीच एक आइलैंड पर कब्जा करने का मतलब सोवर्निटी का डिस्प्यूट था, जो कि फिलीपींस और इंडोनेशिया के बीच में लोकेटेड था। फिलीपींस पर अमेरिका का जुरिस्डिक्शन बनता था, ठीक है। इसी आइलैंड का नाम था आइलैंड ऑफ पालम, जो बीच में इंडोनेशिया और फिलीपींस के बीच में था। जजमेंट नीदरलैंड के फेवर में आता है, क्योंकि नीदरलैंड का 250 साल से उस आइलैंड पर पीसफुल कब्जा रहा है, ठीक है। और आज भी नीदरलैंड ही उस आइलैंड पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है, मतलब फुल सोवर्निटी को एक्सरसाइज कर रहा है, कौन, नीदरलैंड। यूएसए अचानक से 1925 में मुंह उठा के आता है और बोलता है कि यार मेरा ना स्पेन से वो हुआ था, मतलब संधि हुआ था, ट्रीटी हमने साइन किया था, उसके हिसाब से ये जो आइलैंड ऑफ पालम है वो मेरा है, ठीक है। तो कोर्ट ने उनका जो ये था दलील, उसको रिजेक्ट कर दिया और ये फेवर में आया किसके, नीदरलैंड के। क्यों, क्योंकि 250 साल से नीदरलैंड जो है उस प्रॉपर्टी को, उस आइलैंड को यूज कर रहा था बिना किसी रोक टोक, ठीक है। तो आइलैंड ऑफ पालम केस शॉर्ट में यही है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है हमारा कोर्फू चैनल केस, ठीक है। कोर्फू चैनल केस ये यूके और अल्बेनिया के बीच के डिस्प्यूट का है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, यूके का वॉरशिप
ठीक है, अल्बेनिया के कॉर्फू चैनल से गुजरता है। कॉर्फू चैनल का मतलब होता है जैसे आप अपने लोगों के जो देश हैं, ठीक है, जैसे भारत है तो चाइना से सटा एक बाउंड्री होगा, ठीक है, अपना नेपाल से सटा एक बाउंड्री होगा, पाकिस्तान से सटा एक बाउंड्री होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये लैंड पे बाउंड्री है, ठीक है। जब हम ओशन में जाते हैं, समंदर में जाते हैं, तो वहां पे एक चैनल बनाया जाता है कि भाई ये इस देश का ये टेरिटरी है, ये उस देश का टेरिटरी है, ठीक है। तो कॉर्फू चैनल जो है एक तरीके से समंदर में बाउंड्री खींचता है, ठीक है। तो यूके का जो वॉरशिप था वो अल्बेनिया के कॉर्फू चैनल से गुजरता है, मतलब उसके अंदर आने की कोशिश करता है। समझ रहे हो, कॉर्फू चैनल का मतलब उसका बाउंड्री है। अब उसके अंदर से आप गुजरोगे तो ये तो गलत है ना, किसी के सोवर्निटी के अंदर आप आ रहे हो। तो यूके का वॉरशिप जो है अल्बेनिया के कॉर्फू चैनल से गुजरता है, ठीक है, जो चैनल अल्बेनिया के सोवर्निटी में आता है, ठीक है। और हालांकि हर देश अपने अपने बॉर्डर पे ना सिक्योरिटी फोर्सेस लगा के रखते हैं, ठीक है। उसने भी लगाया होगा, माइंस वगैरह लगाया था, भले वो एक्सेप्ट नहीं किया हो, ठीक है। तो जब वो कॉर्फू चैनल के पास से गुजरा ना यूके का वॉरशिप, तो अंदर से कुछ माइंस फटा, ठीक है, मतलब बम गोला बारूद अंदर में रखा हुआ था नीचे कि भाई कोई भी हमारे सोवर्निटी में आएगा तो ब्लास्ट कर दिया जाएगा। तो वो जो है कुछ माइंस उसका वहां पे फटता है, किसके, कॉर्फू चैनल के नीचे से, जिसके सोवर्निटी किसके अंदर है, अल्बेनिया के पास, ठीक है। अब यूके का जो वॉरशिप जा रहा था नीचे से जो माइंस फटा, उसमें यूके का वॉरशिप पूरा डिस्ट्रॉय हो गया और उसके कुछ आदमी भी मारे गए, ठीक है। अब जैसे ही माइन ब्रस्ट होता है उसके बाद ये यूके का जो फोर्सेस है, ठीक है, वो और टीम को बुलाता है और वहां पे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है, ठीक है, मिलिट्री ऑपरेशन कि भाई ये बम कहां से आया, किसने मतलब ये साजिश करी वगैरह वगैरह, वो सब वहां पे मिलिट्री ऑपरेशन कर लेता है, ठीक है। इशू यहाँ पे क्या था, फर्स्ट इशू ये था कि क्या अल्बेनिया जिम्मेदार है माइन जो बम जो फटा अंदर से, क्योंकि वो एरिया, वो जुरिस्डिक्शन पूरा का पूरा सॉवर्निटी किसका था उसके ऊपर, अल्बेनिया का था। अगर बम फटा तो कहीं ना कहीं अल्बेनिया जिम्मेदार है, नीचे में बम उसी ने लगाया होगा जिसके कारण यूके का वॉरशिप डिस्ट्रॉय हो गया और उसके आदमी मारे गए। पहला डिस्प्यूट ये था, इशू था। दूसरा था कि क्या यूके ने अल्बेनिया के सोवर्निटी को वायलेट किया है, बिना उससे परमिशन लिए उसने मिलिट्री ऑपरेशन उसके ये कॉर्फू चैनल के अंदर किया। ये दो इशू कोर्ट के पास गया था, ठीक है। अब कोर्ट का फाइंडिंग क्या है, अल्बेनिया, कोर्ट ने कहा अल्बेनिया जिम्मेदार है माइन फटने के लिए, ठीक है। वो ये नहीं बोल सकता है कि माइन कहां से आया मुझे भी नहीं पता, ठीक है, ये ऐसा नहीं बोल सकता। क्यों, क्योंकि उसके सॉवर्निटी, उसके जुरिस्डिक्शन में वो हादसा हुआ है, ठीक है, जिससे यूके को बहुत सारा नुकसान हुआ। दूसरा कोर्ट का ये रूलिंग ये था कि यूके ये ये यूके ने जो वहां पे मिलिट्री ऑपरेशन किया, वो करने से पहले उसको अल्बेनिया से परमिशन लेना चाहिए था। क्यों, क्योंकि आप कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो, मिलिट्री ऑपरेशन, तो जिसके जुरिस्डिक्शन में आप कर रहे हो, जिसके आप ये क्या बोलते हैं, ये सवर्निटी में कर रहे हो, आपको उस देश से परमिशन लेना चाहिए। उसने बिना परमिशन लिए मिलिट्री ऑपरेशन वहां पे किया, ठीक है। तो कोर्ट ने माना कि अल्बेनिया के सोवर्निटी को यूके ने वायलेट किया है, क्योंकि उसने अल्बेनिया से बिना परमिशन लिए मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया, ठीक है। भले बम फटा, कुछ भी हुआ, लेकिन आपको यूके ये अल्बेनिया से परमिशन लेना चाहिए कि भाई मेरे बहुत सारे आदमी मारे गए, मुझे वहां पे ऑपरेशन करने दो, किसने रखा था, क्या हुआ था, करेक्ट। तो ये सारी चीजें हैं, तो कोर्ट ने ये रूलिंग दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में, ठीक है, पांचवा सवाल। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है एक तरह का एनजीओ है, ठीक है, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो 1961 में बनाया गया था। इसका मेन उद्देश्य ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना है, ठीक है। कहां पर, इंटरनेशनल लेवल पर। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ के डेवलपमेंट और इन्फोर्समेंट में इस एनजीओ का बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा इंटरनेशनल लेवल पर जो हम ह्यूमन राइट की बात करते हैं, ठीक है, उसको हर देश को बोलते हैं कि आप फॉलो कीजिए,
ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सारे जगह पर ह्यूमन राइट को प्रमोट करने का काम किया, ठीक है। ये एनजीओ कहीं भी किसी भी इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो भी मेंबर्स हैं, जो भी देशेज हैं, ठीक है, कहीं भी ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट बना सकती है। जेल के अंदर कैदियों के साथ कैसे ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, उनके साथ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमैनिटी बढ़ती जाती है या नहीं, ठीक है, उनको रिहा कैसे किया जाए, उनका अगर सजा पूरा हो गया तो उनको फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए, करेक्ट। तो ये सारा जो सिस्टम है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल चलाता है। डेथ पेनल्टी और टॉर्चर को इंटरनेशनल लेवल पर बैन करने के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है हमेशा से आवाज उठाता रहा है, ठीक है। इसके बाद है, एक सेकंड, हाँ, इसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल लेवल, ये इंटरनेशनल को 1977 में नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है, ठीक है, इनके इसी एफर्ट्स और ह्यूमन डिग्निटी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिक जो मोटे मोटे पॉइंट है ये आपको याद रखना है, बाकी इसमें कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कस्टम एज सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। कस्टम कैसे इंटरनेशनल लॉ का सोर्स है? तो आपको बता दूं, कस्टम जो है एक प्राइमरी सोर्स माना जाता है इंटरनेशनल लॉ के अंदर, ठीक है। कस्टम क्या होता है मैं आपको अपने फैमिली लॉ के हिसाब से बता देता हूं, ठीक है। कस्टम का मतलब होता है कोई ऐसा ट्रेडिशन, ठीक है, या कोई ऐसा प्रैक्टिस या कोई ऐसा बिलीफ जो कंटिन्यूअसली चलते आ रहा है शुरू से, ठीक है, और वो कहीं पे ऐसा मेंशन नहीं है लेकिन हमने उसको लॉ के तहत मान्यता दे दी कि ये भी ठीक है, चल सकता है, ठीक है। जो ऐसी कुछ मान्यताएं थी जिसकी जरूरत नहीं है, जो अमानवीय है, उसको हमने हटा दिया। पहले सती प्रथा था, हमने हटा दिया। पहले बाल विवाह था, हमने हटा दिया। ये भी कस्टम ही था जो शुरू से चलते आ रहा था, लेकिन ये इनह्यूमन हो गया, अभी के जरूरतों के हिसाब से गलत लग रहा था तो हमने हटा दिए। लेकिन कुछ कस्टम ऐसे भी हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो उस जमाने से लेकर आज तक चलते आ रहा है, ठीक है, जिसको हमने लॉ का दर्जा दे दिया। पहले जमाने में जब शादी होता था तो अग्नि के 7 फेरे लेते थे, ठीक है, ये क्या है? ये एक तरीके का कस्टम है जो शुरू से चलते आ रहा है और हमने हिंदू लॉ में उसको एज अ लॉ बना दिया कि अगर आपको वैलिड शादी करनी है तो 7 फेरा तो लेना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ये तो कहीं ना कहीं जो हमारे डोमेस्टिक लॉ के अंदर कस्टम का सिग्निफिकेंस है, ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पर भी कस्टम का सिग्निफिकेंस है। हर स्टेट का मतलब देश, हर देश में कुछ ऐसे ट्रेडिशंस हैं, कुछ ऐसे बिलीफ्स हैं, कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, जिसको कानून के तौर पर मान्यता मिली क्योंकि वो लंबे समय से चलते आ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे आपके देश में कोई किसी दूसरे देश का कोई राजदूत आता है, हम कैसे उनका सेवा सत्कार करते हैं, कैसे उनको मतलब इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। ये क्या है? ये शुरू से चलते हुए आ रहे हमारे मतलब स्टेट का एक बिलीफ है, हमारे स्टेट का एक प्रैक्टिस है, जो एक तरीके से कस्टम बना और उसके हिसाब से फिर वो लॉ के अंदर तब्दील हो गया। आज किसी भी देश का कोई भी राजदूत किसी भी देश में जाता है तो उनको फुल रिस्पेक्ट के साथ उनको रहने सहने का व्यवस्था किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर है। अब ये जो कस्टम को सोर्स किस आर्टिकल में बनाया गया था? तो आर्टिकल 38 सब आर्टिकल 1 के क्लॉज बी में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, ठीक है, इसको सोर्स ऑफ लॉ बनाया गया, जो ये मानता है कि जनरल प्रैक्टिस, ठीक है, और उनके जो बिलीफ हैं अगर वो लॉ के द्वारा एक्सेप्टेबल है तो वो कस्टम कहलाए। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? तो मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को एक पेज पे मैप बना के भेजा था, ठीक है। जैसे कोई समंदर होता है तो उसका एक पानी का स्तर होता है, ठीक है, लेवल होता है, जो उस लेवल पे हमेशा आके पानी पीछे चली जाती है, ठीक है, उस लेवल को 99% क्रॉस नहीं कर पाती, ठीक है। तो वो जो पानी जहां पे आके ठहरती है, ठीक है, और वहां से पीछे चली जाती है, उस लाइन को बेस लाइन कहा जाता है,
ठीक है, हमेशा याद रखना, पानी, समंदर का पानी एक ऊंचाई तक ऊपर आती है, ठीक है, मतलब लैंड के लेवल पर, और जहां से वो रिटर्न चली जाती है या जहां से वो ऊपर कभी आती ही नहीं, उस लाइन को बेस लाइन कहा जाता है। ठीक है, इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक उस देश का कब्जा होता है जिस देश के एडजेसेंट में है, मतलब जिस देश के किनारे पर है वो। और यही बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक हम जाएंगे तो इसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, हमेशा याद रखना, बेस लाइन जहां से पानी अंतिम पड़ाव पे आता है ना, और जहां से रिटर्न हो जाता है, ठीक है, उस लेवल को बेस लाइन कहा जाता है। वहां से 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होता है उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि वो जो 200 नॉटिकल माइल तक है, उस देश का, जिस देश के एडजेसेंट में है वो, उस देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक एरिया है वो। उसमें वो चाहिए तो मछली मार सकता है, उसमें उसको चाहिए तो मतलब खनिज लवण जो होता है ना, नेचुरल रिसोर्सेज, वो निकाल सकता है। उसको कुछ प्रैक्टिस करना है वो कर सकता है, कुछ कंजर्वेशन करना है वो कर सकता है, तो वो उसके ऊपर फुल राइट एक्सरसाइज करता है। लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ पे रहता है कि अगर किसी भी देश को उस इकोनॉमिक जोन पर, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल के भीतर अगर किसी को इधर से उधर कोई माल लेके जाना है या लेके आना है तो वो कर सकता है। ठीक है, सिर्फ उसके लिए उसको यह अधिकार मिलेगा, बाकी पूरा का पूरा सोवर्निटी जो होता है वो उस देश का होता है जिसके एडजेसेंट में, मतलब जिसके कोस्टल स्टेट में वो पड़ता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया जो होता है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, और बेस लाइन से सिर्फ 12 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होता है वो टेरिटोरियल सी होता है, जिसके ऊपर उस देश का फुल कब्जा होता है, और उसी को इनोसेंट पैसेज भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो कोस्टल स्टेट के राइट को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ठीक है, फ्रीडम ऑफ सी को भी मान्यता देता है। मतलब कि जिस देश के एडजेसेंट में है, जिस देश का कोस्टल एरिया है वो, उसका तो पूरा राइट है, लेकिन किसी और देश का कोई शिप आने जाने हैं, ठीक है, किसी को कोई काम है तो वो भी उस पर एक्सरसाइज कर सकता है। इससे सी का, समंदर का भी फ्रीडम रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7वां सवाल। 8वां सवाल है यूनेस्को के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। यूनेस्को आपका, ये एक सेकंड, हाँ फुल फॉर्म बता दूं मैं। यूनेस्को है, यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखो इसी में सब लिखा है कि मतलब ये जो यूनेस्को है वो क्यों बनाया गया, तो ये बनाया गया एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल को, ठीक है, कोई भी ऐसा हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए। ये कब बनाया गया था, तो ये 1945 में बनाया गया था। इसके अंदर करंटली 194 मेंबर कंट्री है। ठीक है, इंडिया जो है इसके अंदर मेंबर बना 1946 में, मतलब एक साल बाद जब ये स्टैब्लिश हुआ उसके एक साल बाद इंडिया इसका मेंबर बन गया। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रोमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एजुकेशन, साइंस, कल्चर और कम्युनिकेशन को। ठीक है, कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट करने का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रमोट करने का, तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर कवर की गई हैं। इसके बाद भी ये जो है इंटरनेशनल कल्चरल और एजुकेशनल पॉलिसी को इंटरनेशनल लेवल पर जो है क्या बोलते हैं, अप्लाई करने के लिए रोल निभाता है। ये हो गया आपका यूनेस्को के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूनिसेफ। यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, ये कब स्टैब्लिश हुआ था, ये हुआ था 1946 में। इसका पर्पज क्या था, ये प्रोवाइड करते हैं ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंटल एड टू चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ये बच्चों के लिए फंड रेज करता है, बच्चों के ऊपर इसको खर्च करता है, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए ये काम करता है। ठीक है, ये स्टैब्लिश हुआ था 1946 में। इसके अंदर भारत मेंबर बना था 1949 में। इसके अंदर करंटली 194 मेंबर स्टेट वर्किंग है। ठीक है, यूनिसेफ के अंदर।
अब इसका मेन पर्पज क्या था? यूनिसेफ वर्क्स फॉर promote and protect children's right as outlined in United Nations Convention on the Right of Child adopted in 1989। तो ये जो एक कन्वेंशन था यूनाइटेड नेशन का, ठीक है, उसके अंदर इसके बारे में प्रावधान भी बनाए गए हैं और ये जो है चिल्ड्रन के राइट के लिए काम करते हैं। चाइल्ड हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड न्यूट्रिशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें जो है हर देश में इंटरनेशनल लेवल पर इम्प्लीमेंट कैसे हो, उसके स्टैंडर्ड कैसे होंगे, ये तय करता है। ठीक है। यूनिसेफ हेल्प ट्रांसलेट इंटरनेशनल लीगल कमिटमेंट ऑन चिल्ड्रन वेलफेयर इनटू प्रैक्टिकल प्रोग्राम। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा वो क्या बोलते हैं, पोलियो का टीका लगता है, वो किसके द्वारा लगाया जाता है? यूनिसेफ के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, तो ये जो बच्चों के लिए, मतलब अपने लोगों को इतना नहीं पता है, लेकिन यूनिसेफ जो है बहुत सारे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे लेवल पे काम करती है बच्चों के लिए। कभी कभी तो बच्चे के माँ के लिए भी काम करती है कि उसको अच्छे से फूड मिले, बच्चे का न्यूट्रिशन ग्रोथ हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसके अंदर कवर होती है। 10वां है आपका क्वेश्चन 10th नंबर का, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, ये जो आईसीजे है वो प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है। ठीक है, मतलब न्याय करने वाला जो हायर अथॉरिटी है इंटरनेशनल लेवल पर, उसको आईसीजे बोला जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये स्टैब्लिश हुआ था 1945 में। ठीक है, इसके अंदर 193 कंट्री मेंबर है, मतलब आईसीजे का जो प्रभाव है वो 193 देश के ऊपर लागू होता है। ठीक है, इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ आईसीजे ऑन 1 अप्रैल 1946। एक साल बाद इंडिया भी आईसीजे का मेंबर बन गया। ठीक है, इसके बाद है, ये हो गया, इंडिया हैज हैड अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द आईसीजे विद सेवरल इंडियन जजेस सर्विंग ऑन द कोर्ट। ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है 1945 में बना हुआ है, इसके अंदर भारत के भी बहुत सारे जज उसमें जज बने हैं। ठीक है, जैसे जस्टिस दलवीर भंडारी, ए फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हैज बीन सर्विंग एट द आईसीजे सिंस 2012। 2012 में, 2012 से, ठीक है, जस्टिस दलवीर भंडारी आईसीजे के जज बने रहे। ठीक है, ही वॉज री इलेक्टेड इन 2017 आफ्टर द यूके विड्रॉ हिज कैंडिडेट, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक अचीवमेंट फॉर इंडिया। 2017 में फिर से जस्टिस दलवीर भंडारी को जज बनाया गया आईसीजे के अंदर। ठीक है, इंडिया हैज ऑल्सो बीन अ पार्टी इन सेवरल लैंडमार्क केसेज बिफोर द आईसीजे। भारत का बहुत सारा केस जो है लैंडमार्क केस, वो आईसीजे के अंदर चला हुआ है। जैसे कुलभूषण जाधव का केस जो 2019 में पाकिस्तान में पकड़ा गया था, ठीक है, अपने भारत का। तो वेयर द कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ इंडिया डायरेक्टिंग पाकिस्तान टू ग्रांट कंसुलर एक्सेस टू जाधव एंड रिव्यू हिज कन्विक्शन। ठीक है, पाकिस्तान ने उनको कन्विक्ट किया था, तो आईसीजे ने कहा था कि भाई उसके जो कन्विक्शन है उसको आप वापस से चेक करो। ठीक है, और इंडिया के फेवर में उन्होंने जजमेंट दिया था। अब ये काम कैसे करते हैं, इनका फंक्शन क्या है? तो ये लीगल डिस्प्यूट इंटरनेशनल लेवल पे जो होता है उसको सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, और कोई भी यूएन ऑर्गन, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो उनको एडवाइजरी जारी करते हैं, ओपिनियन अपना देते हैं। ठीक है, और पीसफुल रिजोल्यूशन हो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का अगर स्टेट के बीच में होता है तो उसको वो प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर टोटल 15 जज होते हैं। हर जज का जो टर्म होता है वो 9 साल का होता है। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये जो है आईसीजे प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इंटरप्रेटिंग एंड अप्लाइंग इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के अंदर कोई भी ये क्या बोलते हैं, लॉ है या कुछ भी ऐसे डिस्प्यूट है, उसको इंटरप्रेट करना, अप्लाई करना किसका काम है? आईसीजे का काम है। आईसीजे जो है इसका हेडक्वार्टर हेग में है। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में पूरा प्रोविजन। डी फैक्टो रिकॉग्निशन क्या होता है? मैंने शुरू में भी बताया था कि कोई भी स्टेट जो नया बनता है उसको 2 तरीके से रिकॉग्निशन किया जा सकता है। पहला होता है डी फैक्टो,
दूसरा होता है डी जूरे। ठीक है, डी फैक्टो रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है, जो अदर स्टेट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, ठीक है, अगर उनको वो मान्यता दे देते हैं कि भाई आप स्टेट हो, ठीक है, तो मैं आपको स्टेट का दर्जा देता हूं, तो वो बाय डिफॉल्ट स्टेट कहलाएगा। ठीक है, de facto recognition refers to the acknowledgement by one state of another entity's existence or government in practice without formally endorsing it as legally legitimate or permanent। ठीक है, मतलब डी फैक्टो में आपको मैंने बताया था कुछ कंडीशंस होते हैं किसी भी स्टेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए। एग्जांपल फॉर पॉपुलेशन होना चाहिए, उनके फिक्स्ड एरियाज होने चाहिए, सोवर्निटी होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हैं उसके अंदर। अगर उसमें कुछ कमी भी है लेकिन दूसरे देश उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट उसको जो है स्टेट का दर्जा मिल जाएगा। अब इसके अंदर क्या है, लेकिन ये हमेशा याद रखना, डी फैक्टो रिकॉग्निशन को कभी भी रिवोक किया जा सकता है, डी जूरे को कभी रिवोक नहीं किया जा सकता। डी जूरे जो रिवोक ये है रिकॉग्निशन है, वो चारों पांचों जो एसेंशियल है किसी स्टेट को बनने के लिए वो फुलफिल करता होगा। और दूसरा, जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं वो भी इनको अगर रिकॉग्नाइज करते हैं तब वो डी जोड़े होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। डी फैक्टो का मतलब है कि वो चारों पांचों जो एसेंशियल्स हैं उसमें अगर कुछ कमी भी है तो भी ठीक है, दूसरे स्टेट अगर उनको रिकॉग्नाइज करते हैं तो वो स्टेट के तौर पे माना जा सकता है। लेकिन वो रिकॉग्निशन हमेशा याद रखना टेम्पररी होता है, जब तक वो सारे एसेंशियल फुलफिल नहीं कर लेते, जो भी एग्जिस्टिंग देश है वो अगर उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते तब तक वो फाइनल रिकॉग्निशन उसको नहीं मिलेगा। तो टेम्पररी रिकॉग्निशन होता है डी फैक्टो। इसके अंदर अगर कोई जो एसेंशियल है अगर वो बाद में कोई फुलफिल नहीं कर पाता है किसी भी एक एसेंशियल को, तो उसका जो रिकॉग्निशन है उसको रिवोक कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है, तो ये डी फैक्टो रिकॉग्निशन जो है किसी भी देश को हेल्प करता है कि भाई टेम्पररी पीरियड पे आपको रिकॉग्नाइज किया है हमने, जो लीगल राइट हैं, आपको पूरे राइट नहीं मिलेंगे लेकिन कुछ राइट आपको मिलेंगे जो आपको एक्सरसाइज करने के लिए काफी होगा। तो ये है आपका डी फैक्टो रिकॉग्निशन के बारे में।